ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वो तो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। तो इस पॉजिटिव थॉट के साथ मैं तनिषा यादव लेकर आई हूँ आपका एग्रीकल्चर का लेक्चर नंबर 1। ये बहुत ही मोस्ट अवेटेड और मोस्ट डिमांडिंग लेक्चर है। तो देखते हैं कि आज के हम अपने इस लेक्चर पर किन टॉपिक्स पर डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है जिसके बारे में हम ब्रीफली पढ़ेंगे वो है हमारा क्रॉपिंग सिस्टम और उसके पैटर्न के बारे में। तो चलिए एक बार एक नजर डाल लेते हैं कि आज के हम अपने इस लेक्चर पर किन किन टॉपिक्स के बारे में ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के हम अपने इस लेक्चर में बात करने वाले हैं थोड़े से हिस्ट्री वाले पार्ट की, यानी कि एग्रीकल्चर का हम थोड़ा सा हिस्ट्री वाला पार्ट देखेंगे, ज्यादा नहीं, ताकि आपका जो बेसिक्स है एग्रीकल्चर को लेकर वो थोड़ा कवर हो जाए। फिर हम बात करेंगे IARI के बारे में, ICAR के बारे में। फिर हम देखेंगे कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होती है और क्रॉप रोटेशन क्या होता है। फिर हम बात करेंगे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में, जिसको हम इको फार्मिंग के नाम से भी जानते हैं। और फिर हम बात करेंगे क्रॉपिंग पैटर्न और क्रॉपिंग सिस्टम्स की। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे, इंस्पिरेशन मिलती रहे, ताकि मैं आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे जो वीडियोस हैं वो अपलोड कर पाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को और बात करते हैं हमारे हिस्टोरिकल पार्ट की। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैन यानी कि आदमी जो है वो इस अर्थ में इवॉल्व कब हुआ था, लगभग 15 लाख ईयर्स अगो, राइट। जब मैन जो है यानी कि प्राणी जो है, मनुष्य जो है, वो इस धरती पर लगभग 15 लाख साल पहले जो है उसकी उत्पत्ति हुई थी। अब यहाँ पर क्या है कि मैन जो है वो किस फॉर्म में आया था, इन द फॉर्म ऑफ मंकीज, राइट, वानर के रूप में जो है वो आया था। और फिर वो क्या किया, धीरे धीरे वो अपनी फीट पे, दो पैरों पर जब वो चलने लगा, तो ऐसे मैन को हमने क्या कहा, होमो एरेक्टस कहा। HOMOERECTUS। तो ऐसे मैन को हमने क्या कहा, होमो एरेक्टस कहा। यानी कि जब वो बंदर से, वानर से थोड़ा सा मॉडर्न होके, मॉडर्नाइज होकर वो क्या हो गया कि जब वो चार पैरों की बजाय दो पैरों पर चलने लगा, सीधा होकर चलने लगा, तो ऐसे मैन को हमने क्या कहा, ऐसे मनुष्य की परिभाषा हमने किस नाम से दी, होमो इरेक्टस के नाम से दी, या हमने इसे जावा मैन कहा। होमो का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस, और एरेक्टस का मतलब क्या होता है, इरेक्ट, यानी कि सीधा। ठीक। तो अब क्या हुआ, बाद में ये जो जावा मैन है वो फिर ट्रांसफॉर्म हुआ किसमें, क्रो मैग्नन में, यानी कि मॉडर्न मैन में। जावा मैन जो था वो ट्रांसफॉर्म हो गया मॉडर्न मैन में। अब मॉडर्न मैन में जब वो ट्रांसफॉर्म हुआ तो जूलॉजिकली उसको हमने क्या नाम दिया, होमो सपियंस नाम दिया। होमो मीन्स द वर्ड कंटिन्यूअस और सपियंस मीन्स व्हाट, लर्निंग हैबिट। लर्निंग हैबिट का मतलब क्या होता है कि ड्यू टू कंटिन्यूअस लर्निंग हैबिट, कंटिन्यूअस लर्निंग की वजह से मतलब क्या हुआ कि मैन जो है वो क्या कर रहा है, लगातार कुछ ना कुछ नई बातें सीख रहा है। यानी कि अब उसमें क्या हुआ है, इवोल्वेशन हुआ है, राइट। फिर क्या हुआ कि जब ये मॉडर्न मैन की उत्पत्ति हुई, तो सबसे पहले अफ्रीका में लगभग 35,000 साल पहले जनरली क्या हुआ कि ये जो होमोसेपियंस है उसको एक्सेप्ट किया गया। और बिगिनिंग में ऐसे मैन को है, ये जो ऐसा मैन था उसने क्या स्टार्ट किया, पालतू मतलब जानवर को पालना स्टार्ट किया। ठीक। कब, ये कब की टाइम की बात हो रही है, 8700 टू 7700 BC की बात हो रही है। उसने क्या किया, पशुपालन स्टार्ट किया, यानी कि sheep, गोट। वैसे तो देखा जाए तो फर्स्ट पेट एनिमल कौन था, डॉग था, जिसको हंटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था। फिर क्या हुआ, लेटर ऑन 7500 BC में कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप जो है वो स्टार्ट हुआ। ठीक। और इस तरीके से एग्रीकल्चरल साइंस जो है वो एग्जिस्टेंस में आया। क्यों आया, ताकि ह्यूमन बींग्स जो है वो किसका प्रोडक्शन कर सके, क्रॉप का प्रोडक्शन कर सके, बाय टिलिंग ऑफ सॉइल। टिलिंग का मतलब क्या होता है, जोतना। टिलिंग का मतलब क्या होता है, जुताई करना। ठीक।
तो कब ये स्टार्ट हुआ? 7500 बीसी में कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स जो है वो मैन ने स्टार्ट किया, और एग्रीकल्चरल साइंस जो है उसका एग्जिस्टेंस हुआ। दैट मीन्स व्हाट? एग्रीकल्चरल साइंस केम इनटू एग्जिस्टेंस तो टू प्रोड्यूस द क्रॉप। ठीक, तो ह्यूमन बीइंग ने क्या किया? क्रॉप प्रोडक्शन के लिए उसने सॉइल टिलिंग स्टार्ट कर दी। इट मीन्स मिट्टी को जोतना स्टार्ट कर दिया। और अगर हम इसी जब टिलिंग ऑफ सॉइल की बात करते हैं, तो टिलिंग ऑफ सॉइल से ही हमें क्या पता चला कि ये जो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप था, ठीक, वो कब स्टार्ट हुआ? 7500 बीसी में स्टार्ट हुआ, और एग्रीकल्चरल साइंस जो है वो एग्जिस्टेंस में आया। अब फिर उसने क्रॉप प्रोडक्शन के लिए ह्यूमन बींग्स ने क्या किया? सॉइल को खोदना यानी कि जुताई करना स्टार्ट किया। और जब हम सॉइल को अनदर वर्ड से जब हम रिलेट करते हैं, इसी मिट्टी की जुताई करने को जब हम अनदर वर्ड कल्टीवेशन ऑफ सॉइल को हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर कहते हैं। इट मीन्स व्हाट? कि एग्रीकल्चर जो आपका वर्ड है वो दो तरह के लैटिन वर्ड से मिलकर बना है। तो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लेक्चर कि एग्रीकल्चर जो है वो किस शब्द से मिलकर बना है। तो एग्रीकल्चर जो है वो दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड है आपका एग्री या एगर, और दूसरा वर्ड है आपका कल्चुरा। इन दोनों को जब आपस में मिलाया गया तब हमारा वर्ड एग्रीकल्चर का फॉर्मेशन हुआ। जिसका मतलब एग्री का मतलब क्या होता है? एग्री का मतलब होता है सॉइल, और कल्चुरा का मतलब होता है कल्टीवेशन। दैट मीन्स व्हाट? कल्टीवेशन ऑफ सॉइल ही आपका क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर कहलाता है। इट मीन्स व्हाट? कि एग्रीकल्चर आपका क्या हुआ? एग्रीकल्चर एक तरीके का आर्ट है, एक तरीके का साइंस है, जो कि किसको इवॉल्व करता है? किसके साथ? ह्यूमन एक्टिविटीज के साथ मिलकर हम सॉइल की जब स्टडी करते हैं, तो वही आपका क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर कहलाता है। इट मीन्स व्हाट? एग्रीकल्चर इज एन आर्ट एंड साइंस बोथ in which we study all the human activities related to the use of soil. फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे डिस्कवरी होती चली गई, ठीक, जैसे जैसे आविष्कार होते चले गए, तो यहाँ पर जो आयरन रिवोल्यूशनाइज्ड जो एग्रीकल्चर थे, मतलब आयरन का क्या हो गया? आयरन से मतलब लोहे से बने हुए जितने भी इक्विपमेंट्स थे जो एग्रीकल्चर करने के काम आ रहे थे, धीरे धीरे क्या हुआ कि पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती चली गई। आदमी का जो इंसान का जो इच्छा है, डिजायर्स हैं, वो बढ़ते चले गए। लेकिन बाद में क्या रियलाइज किया गया कि फील्ड की कमी की वजह से, मैनेजमेंट की कमी की वजह से, प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल जो है, सॉइल की जो क्वालिटी है, सॉइल जो है वो ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है, वो क्या होती जा रही थी? कहीं गुम हो जा रही थी, कहीं गायब हो गई थी। तो इसकी वजह से एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर बेसिकली क्या था? कल्टीवेशन ऑफ सॉइल, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से लुप्त होती जा रही थी, विलुप्त होते जा रही थी। ठीक, तो इसके बाद क्या आया? एक नया टर्म का इस्तेमाल किया गया जो कि एग्रीकल्चर का एडवांस्ड वर्जन था। यानी कि वो कौन सा टर्म था हमारा? एग्रोनॉमी, राइट। तो जो एग्रीकल्चरिस्ट थे उन्होंने क्या स्टडी करना स्टार्ट किया कि फील्ड की मैनेजमेंट को स्टडी करना स्टार्ट किया, एज वेल एज उसके प्रिंसिपल और प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन की स्टडी करना स्टार्ट की। और फिर एक नया टर्म आया एग्जिस्टेंस में जिसको हमने क्या कहा? एग्रोनॉमी कहा। एग्रोनॉमी की अगर हम बात करें तो एग्रोनॉमी वर्ड जो है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। एक होता है आपका एग्रोस और दूसरा होता है आपका नोमोस। इन दोनों को मिलकर आपका वर्ड बना एग्रोनॉमी, जहां पर एग्रोस का मतलब होता है फील्ड और नोमोस का मतलब होता है मैनेज करना, टू मैनेज। इट मींस व्हाट? कि एग्रोनॉमी वो ब्रांच है एग्रीकल्चरल साइंस का जो कि किससे डील करता है? मैनेजमेंट ऑफ फील्ड से डील करता है, ताकि फेवरेबल एनवायरमेंट मिल सके क्रॉप को, और क्रॉप की जो प्रोडक्टिविटी है वो काफी अच्छी हो, क्वांटिटी में भी और क्वालिटी में भी। तो दैट इज योर व्हाट? दैट इज योर एग्रोनॉमी। ओके, फिर बात करते हैं ये एग्रोनॉमी जो है, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं। यानी कि पीटर डिक्रेसेंजी जो है ये 1230 से 1307 एडी के बीच आए, और इन्होंने बहुत सारे फैक्ट्स और लिटरेचर जो है उससे रिलेटेड उन्होंने अपनी एग्रोनॉमी की बुक दी, जिसका नाम क्या था? ओपस रूरालियम कैमोडरम। ठीक, सबसे पहले इन्होंने
एग्रोनॉमी से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स दिए, लिटरेचर्स दिए, और उन्होंने अपनी बुक जो है इस प्रिंसिपल पर बनाई कि एग्रोनॉमी जो है, उन्होंने अपनी पूरी एग्रोनॉमी की जो प्रिंसिपल थी, प्रैक्टिसेस थी, उन्होंने अपनी उस बुक पे लिख दी। और वो बुक कौन सा था हमारा? ओपस रूरालियम कैमोडेरम। तो इस वजह से पीटर डिक्रेसेंजी को फादर ऑफ एग्रोनॉमी भी कहा जाता है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है? ठीक, तो वो कौन है? हमारे पीटर डिक्रेसेंजी। ओके, फिर कौन आए? फिर आए जेट रोटूल। जेट रोटूल ने क्या किया? ये किस टाइम पर आए? 1674 से 1741 एडी में इन्होंने एक बुक लिखी, हॉर्स होइंग हस्बैंड्री। और इसी के बेसिस में सीड ड्रिल वाला काम जो है, यानी कि सीड ड्रिलिंग जो हमने फॉरेस्ट्री में पढ़ा हुआ है, वो इंट्रोड्यूस हुआ। इनफैक्ट हॉर्स ड्रॉन कल्टीवेटर जो है वो भी डेवलप किया गया। हॉर्स ड्रॉन कल्टीवेटर का मतलब क्या हुआ? वो कल्टीवेटर जो कि किसकी मदद से खींचा जा रहा था? हॉर्स की मदद से। इनफैक्ट उन्होंने ही वीड और जीरो टीलेज वाला जो टर्म है, उन्होंने ही सबसे पहले इस्तेमाल किया। ओके, फिर नेक्स्ट जो है, अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया में जो साइंटिफिक कल्टीवेशन है वो कैसे स्टार्ट हुआ? कमर्शियलाइजेशन, शुगर केन, कॉटन और टोबैको के कमर्शियलाइजेशन से इंडिया में जो है साइंटिफिक कल्टीवेशन जो है वो स्टार्ट हुआ। और फिर 27 अप्रैल 1871 में एक जॉइंट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, रेवेन्यू एंड कॉमर्स, यानी कि एक जॉइंट डिपार्टमेंट किसका किसका? एग्रीकल्चर का, रेवेन्यू का और कॉमर्स का जो है वो स्टैब्लिश किया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड मेयो के द्वारा। और किसके रिक्वेस्ट में? ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ एओ ह्यूम। ठीक, फिर क्या हुआ? ड्यू टू डायरेक्शन जो है फेमाइन कमीशन ने 1880 में डायरेक्शन इशू किए, और उनके डायरेक्शन में एक सेपरेट सेंट्रल डिपार्टमेंट बनाया गया एग्रीकल्चर का। कब? 1881 में। तो ये सारे डाटा जो है ये आपको थोड़े से मेमोराइज करने वाले फैक्ट्स हैं, क्योंकि इससे भी आपको क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। ओके, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं IARI के बारे में। तो अगर मैं IARI के बारे में बात करूं, तो ये क्या होता है? आपका इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कब स्टैब्लिश हुआ था? ये स्टैब्लिश हुआ था 1905 में। कहाँ पर? पूसा में। उस टाइम पर ये बंगाल था, बट प्रेजेंटली इट इज प्रेजेंट इन बिहार। और किसकी वाइस रॉयल्टी में? लॉर्ड कर्जन की वाइस रॉयल्टी में जो है इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था। यहाँ पर आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं, ये IARI के पिक्चर है। ओके, फिर क्या हुआ कि 1934 में इसकी जो बिल्डिंग है वो डैमेज हो गई बिकॉज ऑफ एन अर्थक्वेक। तो इस वजह से 1936 में IARI को ट्रांसफर कर दिया पूसा रोड, न्यू दिल्ली में। ओके, फिर क्या हुआ कि इंडिपेंडेंस के बाद ये जो वर्ड इंपीरियल लगा हुआ है यहाँ पर, वो सब्स्टिट्यूट कर दिया गया बाय वर्ड इंडियन। और अब हम इस इंस्टीट्यूट को इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं। 1958 में IARI को डीम्ड यूनिवर्सिटी का भी स्टेटस जो है दिया गया बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ओके, अब बात करते हैं ICAR के बारे में। तो ICAR क्या है? रॉयल कमीशन है ऑन एग्रीकल्चर, जिसको कंस्टिट्यूट किया गया था 1926 में अंडर द वाइस रॉयल्टी ऑफ लॉर्ड लिलिंथगो। ठीक, फिर क्या हुआ कि रॉयल कमीशन रिपोर्ट की रिकमेंडेशन में 1928 में क्या हुआ? जो इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च था वो भी एस्टैब्लिश हुआ। कब? 16 जुलाई 1929 में। फिर ये जो है इस इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च को रजिस्टर किया गया एज अ सोसाइटी अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। ठीक, ये जो यहाँ पर इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च बनाया गया, उसको एज अ सोसाइटी जो है उसको क्या किया गया? रजिस्टर किया गया। फिर इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो मोहम्मद हबीबुल्ला थे, और इसके जो सेक्रेटरी थे वो SA हैदरी थे। फिर क्या हुआ? मार्च 1946 में डिसाइड किया गया कि यहाँ पर ये जो वर्ड है इंपीरियल, उसको सब्स्टिट्यूट किया जाए इंडियन से अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जोगेंद्र सिंह की प्रेसिडेंटशिप में ये किया गया। और उसके बाद से इसे हम इंडियन काउंसिल ऑफ
एग्रीकल्चरल रिसर्च के नाम से जानते हैं। फिर 1966 में क्या हुआ कि IACR जो है वो रिकंस्टिट्यूट किया गया इनटू फुल ऑटोनॉमस बॉडी, और उसके जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे वो थे डॉक्टर BP पाल। तो ये वाला जो पार्ट है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपको क्वेश्चंस जो हैं वो बन सकते हैं। अब बात करते हैं एग्रीकल्चरल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज की, क्योंकि इससे आपको जनरली क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि कौन सा एग्रीकल्चर या कौन सा यूनिवर्सिटी इंडिया के कौन से पार्ट में है। तो मैं यहाँ पर पूरा लिस्ट नहीं दे रही हूँ, जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है वो मैं आपको बस थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दे रही हूँ। बाकी आपको जो मेन आपको यहाँ पर जो काम करना है वो ये कि इंडिया के सारे एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज की जो आपकी लिस्ट है वो आपको याद होनी चाहिए, उसका फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, प्लस वो कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर सिचुएटेड है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली इस पार्ट से आपको जो क्वेश्चंस है वो आ सकते हैं। बाकी जो उसके लिस्ट है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी, सारी लिस्ट ऑफ एग्रीकल्चरल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज की, जैसे हमारा IGKV है। तो अगर इससे कोई क्वेश्चन आता है तो ये तो हमें पता ही है, राइट। तो अगर मैं आपको ऐसी जो लिस्ट है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप उसको जो है एक बार गो थ्रू हो जाइएगा और कोशिश कीजिएगा कि आपको सारी की सारी जो है वो याद हो जाए। चलिए अब बात करते हैं कि 1901 और 1905 में, 1901 से 1905 में 6 एग्रीकल्चरल कॉलेज जो थे वो इंडिया में एस्टैब्लिश किए गए। कौन कौन सा? पुणे में, कानपुर में, साबौर में, नागपुर में, लालपुर में, जो कि अभी पाकिस्तान में है, और कोयम्बटूर में। ओके। अब ये जो कोर्स स्टडी थी एग्रीकल्चरल की वो एक्सटेंड की गई। सबसे पहले जो स्टार्ट किया गया, फर्स्टली कहाँ स्टार्ट किया गया? साबौर, जो कि अभी भागलपुर बिहार में है। फिर फर्स्ट एजुकेशन कमीशन 1949 के रिकमेंडेशन में हेड किया गया, किसके द्वारा? बाय डॉक्टर SV राधाकृष्णन। और किसके द्वारा? फर्स्ट एंड सेकंड इंडो अमेरिकन टीम्स के द्वारा फर्स्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जो थी वो कहाँ स्टैब्लिश की गई? पंतनगर, उत्तराखंड में। अभी जो है मतलब अर्स्ट वाइल पार्ट है उत्तर प्रदेश का। कब किया गया? 1960 में। और उस टाइम पे जो चीफ मिनिस्टर थे यूपी के वो पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे। ठीक, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट बन सकता है, यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछ सकता है कि इंडिया में फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ पर एस्टैब्लिश हुई और कौन से सन में एस्टैब्लिश हुई? तो 1960 में, पंतनगर, उत्तराखंड में। फिर एक जॉइंट इंडो अमेरिकन टीम जो है वो अपॉइंट की गई बाय गवर्नमेंट इन 1954, और दूसरा वाला जो है वो 1959 में जो है वो स्टैब्लिश की गई, यही जॉइंट इंडो अमेरिकन टीम के रिकमेंडेशन में। और डॉक्टर SV राधाकृष्णन के रिकमेंडेशन में फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वो स्टैब्लिश की गई। अब क्या हुआ कि अगर हम अभी की बात करें तो एट प्रेजेंट इंडिया में 38 स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज है और एक सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है जो कि इम्फाल में है, विथ अराउंड 210 कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस। जो अच्छा, और एग्रीकल्चर के जो 4 इंस्टीट्यूट है वो आपके IARI, NDRI, IVRI, SIFE ऑफ ICAR एंड इलाहाबाद एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट AAI। तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं? डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज हैं। और 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी बहुत सारे एग्रीकल्चरल फैकल्टीज। ओके। फिर अगर हम बात करें IRRI की, तो IRRI क्या होता है? आपका इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट एट, जो कि मनीला, फिलीपींस में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी। फिर है हमारा सिमिट। सिमिट जो है ये एक मेक्सिकन वर्ड है जो कि किसको डिनोट करता है? इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट एट मेक्सिको, जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी। फिर अगर हम इंडिया की बात करें तो ड्यू टू मॉडर्न एग्रीकल्चर, जब मॉडर्न एग्रीकल्चर जब आया, इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में, तो उस टाइम पे ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ 1965-66 में। फिर जैसे ही ग्रीन रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ उसके बाद तो रिवॉल्यूशन की सीरीज ही लग गई। फिर आया व्हाइट रिवॉल्यूशन जो कि किसके लिए किया गया? मिल्क प्रोडक्शन और ऑपरेशन फ्लड से रिलेटेड था। फिर ब्लू रिवॉल्यूशन आया, ब्लू रिवॉल्यूशन फिशरीज से रिलेटेड था। राउंड रिवॉल्यूशन आया पोटैटो के लिए। सिल्वर रिवॉल्यूशन आया एग्स एंड पोल्ट्री के लिए। ब्राउन रिवॉल्यूशन आया बायोमास और फर्टिलाइजर प्रोडक्शन के लिए। वही तो क्या हुआ कि हमारा जो कंट्री था वो एक रिवॉल्यूशनाइज्ड कंट्री था। ठीक, तो ये सारे रिवॉल्यूशन किस किस से रिलेटेड थे ये आपको पता होने चाहिए।
अगर हम बात करें तो प्रेजेंटली क्या होता है कि वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स जो है वो हॉर्टिकल्चर प्लांट्स का ग्रोन जो है पूरे साल जो है वो ग्रो किया जाता है। किस कहाँ पर किया जाता है? ग्लास हाउस में। कौन से प्रिंसिपल को इस्तेमाल करके? ग्रीन हाउस इफेक्ट को इस्तेमाल करके जो है प्रेजेंटली जो है वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स जो है उनको ग्रो किया जाता है। फिर क्या हुआ कि ये जो डेवलपमेंट है एग्रीकल्चर का, ये क्या कर रहा था? मैन के प्रोग्रेस को, आदमी के, इंसान के, मनुष्य के प्रोग्रेस को दिखा रहा था। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो 2005-2006 में एग्रीकल्चर जो है वो जीडीपी का 22% शेयर कर रहा था। वहीं वो 2001 टू 2000 टू 2001 में वो 24% कर रहा था, और 25.2% जो है वो 1999 और 2000 में कर रहा था। अब अगर हम यहाँ पर अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर किस किस को इंक्लूड करता है? ग्रेन्स को, लाइव स्टॉक को, फॉरेस्ट रिसोर्सेज को और फिशरीज को। ठीक, यानी कि जब मैं आपको ये कह रही हूँ कि हाँ इंडिया जो है वो एग्रीकल्चर का 22% शेयर करता है जीडीपी में, तो एग्रीकल्चर में क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा आपका? ग्रेन्स, लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट रिसोर्सेज और फिशरीज। ओके, अब हम बात करते हैं क्रॉपिंग सिस्टम एंड पैटर्न की। तो क्रॉपिंग सिस्टम एंड पैटर्न में सबसे पहले हमें बात करना है शिफ्टिंग कल्टीवेशन की, जिसे हम लैंड रोटेशन और जूमिंग कल्टीवेशन के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है कि जो फॉरेस्ट लैंड है उसे क्लियर किया जाता है, और फिर उसमें कल्टीवेशन टेक्निक्स जो है वो अपनाई अब कल्टीवेशन टेक्निक्स जो है वो अप्लाई की जाती है। फिर क्या होता है कि यहाँ पर जैसा आपको नाम से ही पता चल रहा है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन या लैंड रोटेशन, तो कल्टीवेशन की वजह से जो सेम क्रॉप है, जैसे जनरली राइस जो है, इस राइस पर इस कल्टीवेशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो उस क्लियर्ड फॉरेस्ट में जो लैंड आपने चूज किया है, उस क्लियर्ड फॉरेस्ट में ईयर आफ्टर ईयर जो है आपको क्या किया जाता है? एक ही क्रॉप को जो है वो ग्रो किया जाता है। और जनरली इससे क्या होता है कि सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है वो पूरी खत्म हो जाती है, राइट। और फिर क्या होता है कि क्रॉप जो है वो शिफ्ट किया जाता है टू अदर स्लैश्ड एंड बर्न्ट लैंड। जब सॉइल की प्रोडक्टिविटी खत्म हो गई, तो अब सॉइल में जब वो बात ही नहीं है कि वो राइस को प्रोड्यूस कर सके, राइस का प्रॉपर प्रोडक्शन कर सके, तो क्या किया जाता है कि उस क्रॉप को दूसरे लैंड में, जो कि स्लैश्ड या बर्न्ट लैंड है, राइट, बर्न्ट लैंड हमने ये सब किया हुआ है फॉरेस्ट्री सब्जेक्ट में, तो ये जो है ये कंप्लीटली उधर शिफ्ट हो जाता है, ताकि वहां पर जो है कि उस क्रॉप की प्रोडक्शन जो है वो थोड़ी अच्छी खासी हो, जो कि इस लैंड में नहीं हो पा रही थी। दैट मीन्स व्हाट, लैंड रोटेशन हो रहा है। ठीक। फिर क्या होता है कि सेम क्रॉप इज ग्रोन ईयर आफ्टर ईयर, साल साल दर साल क्या होता है कि यहाँ पर सेम क्रॉप जो है वो ग्रो किया जाता है। अब इस केस में क्या होता है कि लैंड जो है वो रोटेट होता है, लेकिन क्रॉप जो है वो फिक्स होता है। इट मीन्स व्हाट कि लैंड जो है वो आपका फिक्स रहेगा, ठीक, सॉरी, क्रॉप जो है वो आपका फिक्स्ड रहेगा, लेकिन लैंड जो है वो आपका रोटेट होता रहेगा। ठीक, तो इस वजह से हम इसको लैंड रोटेशन भी कहते हैं। इसीलिए शिफ्टिंग ऑफ लैंड यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन और झूम कल्टीवेशन भी कहा जाता है। ये बेसिकली क्या करता है? इट कॉजेस सॉइल इरोशन। फिर बात करें कि ये कहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता है, तो जनरली इट इज प्रैक्टिस्ड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, छोटा नागपुर प्लेटू ऑफ झारखंड, एमपी और हिली एरियाज में ये जो है ये प्रैक्टिस किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमको जो है एक साइकिल दिख रही है पूरी की पूरी शिफ्टिंग कल्टीवेशन की। हमने क्या किया? पहले एक न्यू साइट जो है वो चूज किया सबसे पहला। देखिए हमने क्या किया? साइट चूज किया जहाँ पर हमें कल्टीवेशन करना था। फिर हमने वहां पर स्लैशिंग करी। स्लैशिंग का मतलब, स्लैश क्या है? जो डेड ट्री है हमने उनको क्या कर दिया? काट दिया। फिर उन सबको हमने क्या कर दिया? बर्न कर दिया। बर्न करने के बाद यहाँ की जो सॉइल की जो प्रॉपर्टीज थी, सॉइल की जो क्वालिटी थी वो इंक्रीज हो गई। फिर हमने इसको क्या किया? कल्टीवेशन किया, फिर हार्वेस्टिंग की, और फिर हमने क्या किया? उस ओल्ड साइट को, जो पुराना साइट था, उसको हमने अबेंडन कर दिया 2 से 3 साल के बाद, और फिर हम नई साइट की तरफ चले गए, और फिर हमने ये जो साइकिल है वो पूरा का पूरा हमने क्या कर दिया? ये साइकिल जो है उसको फॉलो करते गए। तो इस तरीके से जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है वो काम में लाया जाता है। ठीक, अब बात करते हैं क्रॉप रोटेशन की। तो क्रॉप रोटेशन जो होता है वो जस्ट ऑपोजिट होता है लैंड रोटेशन के।
ठीक, जस्ट ऑपोजिट ऑफ लैंड रोटेशन। वहां पर क्या था कि लैंड जो है वो फिक्स्ड था और क्रॉप जो है उसको ईयर आफ्टर, सॉरी वहां पर क्या था, लैंड रोटेशन था ना, तो लैंड जो है उसको हम क्या कर रहे थे, शिफ्ट कर रहे थे ईयर दर ईयर, बाकी क्रॉप जो था वो आपका फिक्स्ड था। यहाँ पर क्या होता है कि क्रॉप को हम क्या करते हैं, रोटेट कर रहे होते हैं। ठीक, तो जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर सिर्फ एक ही लैंड में रिपीटेड कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स और क्रॉप एंड फैलो लैंड इन अ सर्टेन सीक्वेंस की जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉप रोटेशन कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि सपोज आपने क्या किया, एक ही लैंड में हमने राइस लगाया, वीट लगाया और मूंग लगाया, कौन से साल में, 2008-9 में, ये हमारा एग्रीकल्चर ईयर था। ठीक, फिर 2009-10 यानी कि अगले साल यहाँ पर हमने राइस जो है वो एज अ मेन क्रॉप तो रखा ही हुआ है हमने, बट वीट जो है वो किससे रिप्लेस हो गया, मस्टर्ड से रिप्लेस हो गया, और मूंग जो है वो किससे रिप्लेस हो गया, मिर्च से रिप्लेस हो गया नेक्स्ट ईयर। ठीक, तो यहाँ पर वही हो रहा है कि वीट जो है वो किससे रिप्लेस हो गया, मस्टर्ड से, और मूंग जो है वो किससे रिप्लेस हो गया, चिली से। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि क्रॉप जो है वो रोटेट होते जा रहा है, क्रॉप रोटेशन हो रहा है, लेकिन लैंड जो है वो फिक्स है। ठीक, बट पिछले वाले में क्या हो रहा था, लैंड रोटेट हो रहा था और क्रॉप फिक्स्ड था। अब ये क्या, इससे क्या फायदा होता है कि ये क्या करता है, सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करता है, इवन इट इम्प्रूव्स द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, और आपकी जो इनकम है वो भी काफी अच्छी खासी हो जाती है। फिर क्या होता है कि ये सॉइल, ये चेक करता रहता है प्रॉपरली सॉइल इरोजन को, और मॉइस्चर को कंजर्व करके रखता है। फिर बात करें तो ये क्या करता है, बैलेंस्ड प्रोग्राम वर्क होता है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल में जो आपका प्रोग्राम होगा, जो आपने सारे प्लान्स बनाए होंगे, वो कंप्लीटली बैलेंस्ड वे पे चल रहे होंगे। अगर हम फिर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि सुटेबल क्रॉप रोटेशन जो है वो किसका की होता है, इट इज द की ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक एग्रीकल्चर, जो कि इसका एम क्या होता है कि मैक्सिमम यील्ड आपको मिले और सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है वो मेंटेन रहे। ठीक, चलिए जैसे देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि पहले साल हमने जो है क्या किया, टमाटर और आलू, पोटैटो फैमिली को हमने क्या किया, साथ में लगा लिया। फिर नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, हो सकता है कि इनके लगाने से नाइट्रोजन की जो वैल्यू है सॉइल में वो कम हो गई होगी, तो हमने वहां पर क्या किया, लेग्यूम्स फैमिली के जो है प्लांटेशन कर ली। अब लेग्यूम्स को हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया तो नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला जो पार्ट है वो आपकी सॉइल का काफी अच्छा हो जाएगा। अब नाइट्रोजन जो है वो ब्रेसिकास फैमिली के लिए काफी अच्छी होती है। तो अब क्या होगा, नेक्स्ट ईयर जब आपने यहाँ पर ब्रेसिकास फैमिली को इंट्रोड्यूस किया, यानी कि जैसे ब्रुसेल्स स्प्राउट, कैबेज, कॉलीफ्लावर, केल, कोलराबी, ठीक, रेडिश, अगर आप इन सब चीजों को उगाते हो तो आपका जो क्रॉप है वो डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि इनको ग्रो करने के लिए, बेटर प्रोडक्शन के लिए इनको नाइट्रोजन की काफी जरूरत पड़ती है। ठीक, फिर क्या हुआ कि यहाँ से इसके बाद चूंकि हमने किसको लिया था, ब्रेसिकास फैमिली को लिया था, तो यहाँ पर क्या होता है कि अब इनके आ जाने से सॉइल की क्वालिटी ऐसी हो गई है कि अगर हम यहाँ पर अब रूट्स की फैमिली को इंट्रोड्यूस करेंगे तो उनकी प्रोडक्शन काफी अच्छी हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर किसको इंट्रोड्यूस कर दिया, बीट रूट, कैरेट, सैलरी सैलरी, फेनल, पार्सले, पांच, ठीक, और जितने भी रूट क्रॉप्स होते हैं तो हमने उनको यहाँ पर, अब देखिए अब इनके रूट क्रॉप्स जो है, रूट क्रॉप्स होने से ये काफी अच्छे हो गए, तो हमने फिर वहां पर किसको इंट्रोड्यूस कर दिया, पोटैटो फैमिली को। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, क्रॉप रोटेशन हो रहा है, और सॉइल की जो फर्टिलिटी है, सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती जा रही है। तो इट मीन्स व्हाट, कि यहाँ पर जो है लैंड फिक्स्ड है और क्रॉप जो है वो रोटेट हो रहा है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या इको फार्मिंग की। तो अगर मैं यहाँ पर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या इको फार्मिंग की बात करूँ तो उससे पहले हम ये देखते हैं कि टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर क्या होते हैं। तो अगर मैं टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर की बात करूँ तो सबसे पहला है हमारा सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। इट मीन्स व्हाट, कि यहाँ पर जो हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए हम यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसको जो है, इस पार्ट को हमने फॉरेस्ट्री लेक्चर में भी बहुत ही ब्रीफली कवर किया था, मैंने आपको वहां पर एग्जाम्पल भी दिया था और कहा था कि एग्रीकल्चर का पार्ट जब हम डिस्कस कर रहे होंगे तो वहां पर हम उसको पढ़ेंगे। ठीक, तो सब्सिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आप जो फार्मिंग कर रहे हैं, यहाँ पर आप जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आप अपने जीवन निर्वाह के लिए कर रहे हैं।
इट मीन्स व्हाट, कि यहाँ पर सपोज कोई किसान है और उसने क्या करा, चावल की खेती करी। तो अब वो यहाँ पर चावल की खेती कर रहा है, तो इसलिए नहीं कर रहा है कि वो करोड़पति बन जाएगा या अरबपति बन जाएगा। वो सिर्फ इसलिए कर रहा है कि वो एक बार यहाँ पर क्रॉपिंग कर रहा है, एग्रीकल्चर कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, और जब वो एक बार कल्टीवेट हो जाएगा तो वो साल भर बैठकर खाएगा, और उसको फिर साल भर जो है वो काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको कोई लेजर लेजर नहीं चाहिए, उसको कुछ आलीशान जिंदगी नहीं चाहिए। वो सिर्फ अपना जीवन निर्वाह करने के लिए खेती कर रहा है। ठीक, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू सस्टेन लाइफ एंड फैमिली नीड डेफिनेटली। और अगर हम यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ इनपुट की बात करें तो लो क्वांटिटी जो है आपको लो इनपुट देना पड़ता है, और आउटपुट भी जो है आपको लो ही मिलता है। फिर नेक्स्ट जो आता है हमारा कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग जो होता है आपका, दैट मीन्स कि आप अगर फार्मिंग कर रहे हैं तो उससे आपको जो है बहुत ही अच्छी खासी कमाई होने वाली है। और यहाँ पर क्या होगा कि आप अपने मतलब के लिए आलीशान जिंदगी जीने के लिए आप इस फार्मिंग को प्रैक्टिस कर रहे हैं। दैट मीन्स इसका ऑब्जेक्टिव ही क्या है? टू ऑब्टेन हाई इनकम। जैसे शुगर केन की खेती हो गई, ठीक। और क्या होता है, जैसे पंजाब के खेत होते हैं, पंजाब के खेत में जो है लेज लेज जो चिप्स की फैक्ट्री होती है, वो क्या करते हैं, पंजाब के कुछ किसान ऐसे हैं जो कि आलू उगाते हैं, और उनका काम क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ लेस फैक्ट्री को देना। वो वहां पर आलू की खेती ही इसीलिए करते हैं, मतलब कमर्शियलाइज फार्मिंग कर रहे हैं वो। तो इट मीन्स व्हाट, कि यहाँ पर जो इनपुट लग रहा है वो काफी हाई है, और आउटपुट भी जो आपको मिलेगा वो भी काफी हाई मिलेगा। अब जो लास्ट वाला आपका आता है, दैट इज अबाउट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जिसका मेन मोटिव, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी कि इकोसिस्टम को बैलेंस करना, इकोलॉजिकली उनको बैलेंस करना। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो हम एग्रीकल्चर करेंगे वो पूरा का पूरा नेचुरल होगा, और हम पूरे की पूरी फार्मिंग के लिए, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए हम कंप्लीटली नेचर पे डिपेंड हो रहे होंगे। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर इकोलॉजिकल बैलेंस भी हो जा रहा है, इनपुट भी आपको लो देनी पड़ रही है, पर आउटपुट जो है वो आपको हाई मिल रहा है। तो एक तरीके से ये क्या हो गया, ये सब तरफ से फायदे वाला सौदा है। कैसे? कि नेचर पे आप डिपेंडेंट हो, आपको ज्यादा कॉस्ट भी नहीं लग रहा, और क्या है, नेचर को, मदर नेचर को ज्यादा, मदर अर्थ को ज्यादा नुकसान भी नहीं पहुंच रहा, इकोलॉजी जो है वो हमारा काफी अच्छे से बैलेंस्ड है। तो इस वजह से सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या इको फार्मिंग जो है वो आजकल बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जाती है। तो देखिए, अगर हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करें तो ये वो टाइप की फार्मिंग होती है जो, जिससे क्या होता है कि हमें सफिशिएंट फूड मिलता है, ताकि हम हमारी प्रेजेंट जनरेशन को सारी जो उनकी नीड्स है वो उनकी नीड्स को फुलफिल करें, और विदाउट इरोडिंग इकोलॉजिकल एसेट्स, राइट, इकोलॉजिकल एसेट्स को बिना किसी नुकसान पहुंचाए, अच्छी प्रोडक्टिविटी के साथ, लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम जो है, ये एक तरीके का लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए। फिर अगर हम बात करें इसी की, तो ये क्या होता है, एक तरीके की नेचुरल फार्मिंग होती है, जो कि एक्सीलेंट इलस्ट्रेशन है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का। नेचुरल फार्मिंग कह लीजिए आप सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को, तो ये बहुत ही अच्छा उसका इलस्ट्रेशन हो गया। इसीलिए हम इसको इकोलॉजिकल फार्मिंग भी कहते हैं, या इको फार्मिंग भी कहते हैं, या ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कहते हैं, या पर्माकल्चर भी कहते हैं। अब देखिए, पर्माकल्चर जो है, जो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, पर्मा मीन्स परमानेंट और कल्चर मीन्स प्रैक्टिस करना। ठीक, तो अगर मैं पर्माकल्चर की बात करूं तो इससे भी आपको जो क्वेश्चन है वो पूछ सकता है, क्योंकि एक नया टर्म है, तो पर्माकल्चर को भी हम यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ये जो है ये बेसिकली स्टार्ट किया गया था लगभग 30 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में, किसके द्वारा? बिल मॉलिसन और डेविड होमग्रेन के द्वारा। अब बिल क्या थे? बिल एक बायोलॉजिस्ट थे। तो उन्होंने देखा कि एनवायरमेंट जो है, एनवायरमेंट को लोग क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, यानी पर्यावरण को लोग क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं। इकोसिस्टम, तो उन्होंने क्या किया कि इकोसिस्टम को बैलेंस करने की कोशिश की। ओके। अब डेविड जो थे वो क्या थे, स्टूडेंट थे किसकी, मॉलिसन के। ठीक, डेविड कौन थे? स्टूडेंट थे बिल मॉलिसन के। तो दोनों ने एक बुक पब्लिश की 1978 में, जिसका नाम क्या था, परमाकल्चर। और उसमें उन्होंने क्या दिया, उन्होंने एक डिजाइन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, ताकि ह्यूमन जो है वो क्या कर सके, एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट को डेवलप कर सके। और ये जो पर्माकल्चर होता है वो जनरली स्मॉल
एरिया में प्रैक्टिस किया जाता है, जैसे बैकयार्ड में आप क्या कर रहे हो, फार्मिंग कर रहे हो, बालकनी में आप फार्मिंग कर रहे हो। अभी कुछ समय पहले ही एक बहुत ही एक किसान है, वो काफी फेमस हुए थे, उन्होंने छत पे ही क्या कर लिया था, चावल की खेती करना स्टार्ट कर दिया था। और कई कई टन जो है वो अपनी छत में ही खेती कर रहे थे चावल की। तो ये एक तरीके की क्या है, पर्माकल्चर है। तो इसे हम क्या कहते हैं, पर्माकल्चर कहते हैं। और इसको हम इको फार्मिंग भी कहते हैं, क्योंकि ये इकोलॉजिकल को बैलेंस करता है। और इसका इंपॉर्टेंस जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग या ऑर्गेनिक मैटर, तो जो है इसका मेन सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है, यानी कि जो ऑर्गेनिक मैन्योर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो हम यूज करते हैं, ये इसका जो है मेन न्यूट्रिएंट है, मैनेजमेंट है, इसके मेन सोर्स है ऑफ न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। ठीक, तो क्या होता है कि इट इज अ सिस्टम ऑफ कल्टीवेशन विथ यूज ऑफ मैन्योर्स, क्रॉप रोटेशन एंड मिनिमल टिलेज, ज्यादा टिलेज जो है वो नहीं की जाती, ठीक है यहाँ पर। फिर क्या होता है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ऑल्सो, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है वो और किसको इन्वॉल्व करेगा, एग्रो फॉरेस्ट्री को इन्वॉल्व करेगा, मल्टी लेवल कल्टीवेशन होगा, और प्लस एनिमल हस्बेंड्री जो है वो यहाँ पर काम की जाएगी। फिर जो ये टर्म सस्टेनेबिलिटी है वो किसको डिनोट करती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोसेस दैट कैन बी मेंटेन्ड indefinitely and sustainable use of the ecosystem refers to making use of the system without impairing its capacity for renewal or regeneration। ठीक, तो यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी टर्म जो है वो किसको डिनोट करती है, कैरेक्टरिस्टिक को डिनोट करती है, जो कि इनडेफिनेटली मेंटेन की जाए, सस्टेन होके रहे, ताकि यूज ऑफ इकोसिस्टम जो है वो क्या करे, पूरे सिस्टम का इस्तेमाल करे किसी कैपेसिटी को रिन्यूअल और रीजनरेशन के, विदाउट इम्पेयरिंग इट्स कैपेसिटी फॉर रिन्यूअल और रीजनरेशन के लिए। अब हम बात करते हैं क्रॉपिंग सिस्टम की। तो अगर मैं क्रॉपिंग सिस्टम की बात करूं, तो सिस्टम का मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई क्रॉप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो उसकी प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा उसकी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए आपको कैसा क्रॉप इंट्रोड्यूस करना चाहिए। और अगर आपने क्रॉप इंट्रोड्यूस कर लिया, तो क्रॉप इंट्रोड्यूस करने के बाद किस तरीके से आप उसकी प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, तो उस सबके लिए आप जो भी मेजर्स अपनाते हैं, जो भी टेक्निक्स अपनाते हैं, वो सब किसके अंडर आ जाएंगे, सिस्टम्स के अंदर आ जाते हैं। तो देखिए मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है आपका, यही बातें लिखी हुई है यहाँ पर। फिर क्या होता है कि अगर हम ऑब्जेक्टिव ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, यानी कि जो पुराने जमाने में जो एग्रीकल्चर टेक्निक्स अपनाई जाती थी, अगर हम उस टाइम के एग्रीकल्चर के ऑब्जेक्टिव की बात करें, तो ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या था, दो था। पहला तो ये कि हमें क्या करना है, एरिया ऑफ कल्टीवेशन को बढ़ाना है। ठीक, पहले हमें क्या करना है, हम जो है ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हमें कहाँ से मिल सकती है, जब हम कल्टीवेशन की एरिया को बढ़ाएंगे। फिर उन लोग का कहना क्या था कि अगर हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा देते हैं पर यूनिट एरिया ऑफ द क्रॉप, पर यूनिट एरिया की अगर हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा देते हैं, तो जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर हम मॉडर्न एग्रीकल्चर की बात करें, तो मॉडर्न एग्रीकल्चर में इन दोनों पॉइंट्स के साथ साथ दो और डायमेंशन जो है वो एड ऑन किए गए। सबसे पहला तो ये कि हमें एरिया ऑफ कल्टीवेशन तो बढ़ाना ही है, पर यूनिट एरिया में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना ही है, उसके साथ साथ हमें पर यूनिट टाइम में भी प्रोडक्शन को बढ़ाना है। ठीक, पर यूनिट टाइम में भी हमें प्रोडक्शन को क्या है, बढ़ाना है। और पर यूनिट स्पेस भी हमें क्या करना है, प्रोडक्शन को बढ़ाना है। तो अब जो हमारा मॉडर्न एग्रीकल्चर है, वो इन चारों पॉइंट्स के साथ जो है परफॉर्म की जाती है, और इन चारों को ध्यान में रखते हुए ही क्रॉपिंग सिस्टम जो है, जो प्रैक्टिसेस हैं वो इंट्रोड्यूस की गई हैं। ठीक, अगर हम ट्रेडिशनल क्रॉपिंग सिस्टम की बात करें, तो वहां पर कौन कौन से जो टर्म्स हैं, कौन कौन से टेक्टिक्स जो हैं वो अपनाए जाते थे, जैसे मिक्सचर्स हो गया, रोटेशंस जो हैं वो ये सब कहाँ से आया, ये सब वो उन फार्मर्स, उन किसानों के द्वारा आया जो कि बहुत सालों से काम कर रहे थे, उनके एक्सपीरियंस से आया, उनके ट्रायल एंड एरर से, मेथड से आया। तो ताकि वो क्या करें कि बहुत सारे उन्होंने टेक्टिक्स अपनाए, और फिर जो पूरा का पूरा जो ट्रेडिशनल सिस्टम आया वो एक फार्मर की एक्सपीरियंस से आया। लेकिन वहीं अगर हम मॉडर्न साइंटिफिक क्रॉपिंग सिस्टम की बात करें, तो मॉडर्न साइंटिफिक क्रॉपिंग सिस्टम जो है उसके तीन पिलर्स हैं, तीन
मेन पिलर्स हैं, जिस जैसे फर्स्ट है हमारा जीनोटाइप, सेकंड है ज्योमेट्री ऑफ प्लांटिंग और थर्ड है मैनेजमेंट प्रैक्टिस। तो ये तीन जो है, दीज थ्री आर द मेन पिलर्स ऑफ साइंटिफिक क्रॉपिंग सिस्टम। अगर मैं जीनोटाइप की बात करती हूँ तो जीनोटाइप का मतलब क्या होता है, जेनेटिक मेकअप ऑफ सीड। एक सीड में कौन से जीन्स प्रेजेंट है उसे हम क्या कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं। सेकंड होता है हमारा ज्योमेट्री ऑफ प्लांटिंग। ज्योमेट्री ऑफ प्लांटिंग का मतलब क्या होता है कि सबसे पहला तो ये कि प्लांटिंग पैटर्न जो हम अपना रहे हैं, एक लैंड सरफेस है और हम वहां पर प्लांटिंग पैटर्न जो अपना रहे हैं उसका शेप कैसा है, राइट। फिर सेकंड क्या है कि स्पेस ऑफ द एरिया अवेलेबल फॉर द इंडिविजुअल प्लांट। ये एक प्लांट हो गया, ये एक प्लांट हो गया, तो एक प्लांट से दूसरे प्लांट के बीच में स्पेस कितना हम रख रहे हैं, किस मकसद से रख रहे हैं। फिर ज्योमेट्री ऑफ प्लांटिंग, जो ज्योमेट्री ऑफ प्लांटिंग से, तो ज्योमेट्री ऑफ प्लांटिंग कैसी हो सकती है, या तो वो सर्कुलर हो सकती है, रेक्टेंगुलर हो सकती है, स्क्वायर टाइप की हो सकती है या क्यूबॉइडल टाइप की हो सकती है। अब यहाँ पर ये जो ज्योमेट्री है प्लांटिंग की, वो इनडायरेक्टली किससे रिलेटेड होती है, प्लांट के पॉपुलेशन से डिनोटेड रिलेटेड होती है। और क्यूबॉइडल पैटर्न की बात करें तो क्यूबॉइडल पैटर्न में जो है प्लांटिंग जो है वो मैक्सिमम प्लांट पॉपुलेशन को इन्वॉल्व कर रही होती है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि प्लांट पॉपुलेशन क्या होता है, तो प्लांट पॉपुलेशन को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं। सबसे पहला आता है साइज ऑफ एरिया, एक इंडिविजुअल प्लांट को कितना साइज ऑफ एरिया जो है अवेलेबल करवाया जा रहा है। और सेकंड जो है कि पर यूनिट एरिया में कितने नंबर ऑफ प्लांट्स जो है वो ग्रो कर रहे हैं। फिर अगर हम मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की बात करें तो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में क्या होगा, वो सारे प्रैक्टिसेस जो कि क्रॉप प्रोडक्शन के लिए अपनाए जा रहे हैं। तो अगर हम क्रॉपिंग सिस्टम की बात करें तो मैनेजमेंट जो है वो क्या क्या इंक्लूड करता है। सबसे पहला तो कि टाइप एंड अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप्स इन टाइम एंड स्पेस, यानी कि क्रॉपिंग पैटर्न की बात हो रही है यहाँ पे कि आप कौन सा क्रॉप ले रहे हो और उन क्रॉप की प्लांटिंग किस तरीके से कर रहे हो और किस तरीके की उनकी अरेंजमेंट कर रहे हो। तो ये सीधे सीधे आपके क्या हो गया कि मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, क्रॉपिंग पैटर्न की बात करेंगे। फिर चॉइस ऑफ वैरायटी, डेफिनेटली कि आप कौन से वैरायटी का क्रॉप ले रहे हो। फिर थर्ड है हमारा मेथड ऑफ स्टैंड एस्टैब्लिशमेंट, राइट। स्टैंड का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ ट्रीज, ठीक। तो आपने उसके लिए कौन से मेथड्स अपनाए हैं। फिर पेस्ट मैनेजमेंट एंड हार्वेस्ट। अब अगर हम क्रॉपिंग पैटर्न की बात करें तो क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब क्या होता है बेसिकली। अगर हम देख रहे हैं कि क्रॉप रोटेशन जो है वो मेजॉरिटी में परफॉर्म की जाती है फार्मर्स के द्वारा एक गिवन एरिया और लोकेलिटी में, तो वो वहां का क्या हो गया, क्रॉपिंग पैटर्न हो गया, ठीक। सेकंड क्या होता है कि आप किस तरीके के क्रॉप्स हैं, उनका टाइप क्या है, उनकी अरेंजमेंट किस तरीके से की जा रही है एक प्रॉपर टाइम में, एक प्रॉपर स्पेस में, तो वो भी आपका क्रॉपिंग पैटर्न के अंदर आ गया। फिर अब ईयरली सीक्वेंस का मतलब कि आप एक साल में कितने क्रॉप ले रहे हो। अगर आप राबी क्रॉप भी ले रहे हो, खरीफ क्रॉप भी ले रहे हो, तो ये आपका क्या हो गया कि आप एक ईयर में कितने सीक्वेंसेस ऑफ क्रॉप ले रहे हो। और स्पार्शियल अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप्स का मतलब क्या हुआ कि एक क्रॉप उगाने से दूसरे क्रॉप के बीच में कितना स्पेस है, ठीक। एंड और ऑफ क्रॉप्स एंड फैलो ऑन अ गिवन एरिया। क्रॉप ऑन फैलो गिवन एरिया का मतलब क्या हुआ कि फैलो क्या होता है बेसिकली, स्टेज ऑफ क्रॉप रोटेशन, जहां पर लैंड जो है वो डेलिबरेटली इस्तेमाल नहीं किया जाता, यूज टू रेज अ क्रॉप। इट मींस व्हाट, कि आप किसी ऐसे लैंड में कल्टीवेशन कर रहे हो, ऐसे लैंड में आप क्रॉपिंग कर रहे हो जिसको जिसको डेलिबरेटली आपने नहीं इस्तेमाल किया है क्रॉपिंग के लिए, ठीक। तो वो भी आपका क्या आ जाएगा, क्रॉप पैटर्न के अंदर आ जाएगा। फिर क्या होता है, द प्रपोर्शन ऑफ एरिया अंडर वेरियस क्रॉप्स एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इन एन यूनिट एरिया। कितना प्रपोर्शन एरिया जो है वो क्रॉप मेंटेनेंस के अंदर आ रहा है, क्रॉपिंग के अंदर आ रहा है इन एन यूनिट एरिया, ये भी आपका क्या आ जाएगा, क्रॉपिंग पैटर्न के अंडर आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं क्रॉपिंग सिस्टम की। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों में मेजरली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो क्रॉपिंग सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो क्रॉपिंग पैटर्न जो है और उसका मैनेजमेंट जो है, ताकि क्या हो कि एक पर्टिकुलर रिसोर्स से हमें क्या मिल सके, बेनिफिट मिल सके एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशन में, तो वो आपका क्या कहलाएगा, क्रॉपिंग सिस्टम कहलाएगा। फिर जैसे देखिए देखा जाए कि क्रॉपिंग सिस्टम जो है वो किससे मिलकर बना होता है, क्रॉपिंग पैटर्न और मैनेजमेंट से मिलकर बना होता है।
तो क्रॉपिंग सिस्टम की अगर बात की जाती है तो क्रॉपिंग सिस्टम यानी कि क्रॉपिंग पैटर्न प्लस उसका मैनेजमेंट आपका क्या कहलाता है, क्रॉपिंग सिस्टम कहलाता है। फिर अगर हम क्रॉपिंग पैटर्न की बात करें तो क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो फार्म में इस्तेमाल किया जाता है। अब फार्म क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा लैंड विथ फील्ड्स, बिल्डिंग और उनकी मैनेजमेंट, यानी कि एक ऐसा एरिया है जहां पर क्रॉपिंग भी हो रही है, फील्ड्स भी है वहां पर, बिल्डिंग भी है वहां पर, और प्लस वहां पर एनिमल्स भी हैं, एनिमल हस्बेंड्री भी आप वहां पर कर रहे हो, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, फार्म कहते हैं। तो अब फार्म को उनको टेक्नोलॉजी आप अवेलेबल करा रहे हो ताकि हर चीज से आपकी जो प्रोडक्शन है वो काफी अच्छी हो। तो जो आप टेक्नोलॉजी अपना रहे हो तो वो क्या हो गया कि आप क्रॉपिंग पैटर्न पे किस तरीके से क्रॉपिंग सिस्टम को अप्लाई कर रहे हो। फिर पैटर्न ऑफ क्रॉप जो है वो बेसिकली क्या होता है, किसी एक पीस ऑफ लैंड के लिए होता है, राइट। क्रॉप पैटर्न ऑफ क्रॉप जो होगा, सपोज यहाँ पर मेरा कोई एक जमीन है, ठीक, तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ कि यहाँ पर मैंने कुछ ग्रो किया, मैंने अपना जो क्रॉप है वो इंट्रोड्यूस किया। तो पहले मैं यहाँ पर क्या देखूंगी कि मैं किस तरीके से, किस पैटर्न में उस क्रॉप को ग्रो करूंगी कि मुझे ज्यादा से ज्यादा क्या मिल सके, उसकी प्रोडक्टिविटी मिल सके। तो पैटर्न ऑफ क्रॉप जो है वो किसके लिए होता है, एक पीस ऑफ लैंड के लिए होता है, ओवर अ फिक्स्ड पीरियड, एक साल के लिए जो यहाँ पर क्या होगा, क्रॉप पैटर्न होगा वो फिक्स्ड होगा। अगर अगले साल मुझे कोई और क्रॉप लगाना है तो उसका पैटर्न जो है वो डिफरेंट हो जाएगा, उसका पीरियड जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। अब ये किससे एसोसिएटेड होता है, डेफिनेटली सॉइल मैनेजमेंट से, प्रैक्टिसेस सच एज टीलेज, मैन्योरिंग एंड इरिगेशन। तो आई होप आप लोगों को जो चीजें हैं वो क्लियर हो गई होंगी कि क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है और क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है। ओके डियर व्यूअर्स, तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है बाकी के बचे हुए टॉपिक्स, यानी कि फार्मिंग सिस्टम बचा हुआ है आपका, मिक्स्ड फार्मिंग, क्रॉपिंग स्कीम के अंदर हम बहुत सारे स्कीम्स को डिस्कस करेंगे। और फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इसमें वो है हमारा जीन्स पे बेस्ड होगा। तो प्लीज मेरे इस लेक्चर को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।